Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. Today is our lecture number 7 and today's lecture we will discuss about the evaporation. In our previous lecture we have discussed about the definition of evaporation, that evaporation is a process in which a liquid is changed into gaseous state. और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि evaporation किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो evaporation हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसके ऊपर एवोपोरेशन डिपेंड करता है वो हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी भी चीज का क्या होता है, देखो सरफेस एरिया पहले समझो सरफेस एरिया होता है क्या है। अब ये हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर पानी है। अब ये देखो ये जो पानी का ये सरफेस है, ये वो ग्लास का जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, जितना वो वॉल्यूम उसका होता है वो उसका सरफेस एरिया है। ऊपर का जो सतह होता है वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब ये ग्लास ऑफ वाटर है और ये इसका सरफेस एरिया है, ऊपर वाला इसका क्या है सरफेस एरिया। अगर हम एक समंदर देख लें, कहते हैं सपोज ये हमारे पास समंदर है और यहाँ से ये पानी जा रहा है, तो अब देखो जो पूरा समंदर है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए ग्लास ऑफ वाटर। तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास बुक है। अब बुक का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका सरफेस एरिया है, ये वाला इसका क्या है सरफेस एरिया है। अब ये मेरा जो हाथ है ये ऊपर वाला ये इसका सरफेस एरिया है। अब देखो ये जो बुक का सरफेस एरिया है ये मेरे हाथ के सरफेस एरिया से ज्यादा है। तो इन द सेम वे जो सीज हमारे पास होता है समंदर, समंदर में जो पानी है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरफेस एरिया ज्यादा होने से एवापोरेशन ज्यादा होती है या कम होती है। देखो जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो एवापोरेशन ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे। तो पहले आपने कहा कि सरफेस एरिया और आगे जो हमने लिखा है वो क्या है, ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी अ रेट ऑफ एवापोरेशन। ग्रेटर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, हायर हायर रेट ऑफ एवापोरेशन मींस वहां पे एवापोरेशन की जो रफ्तार है जो रेट है वो भी ज्यादा होता है। अब आप लोग सोचें, आप लोग जरा सोच के मुझे बताएं क्या समंदर में ज्यादा एवापोरेशन होगा या एक ग्लास ऑफ वाटर जो हम अपने घर में मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर भर के जब हम बाहर रखेंगे या घर में रखते हैं उसमें ज्यादा एवापोरेशन होगा या समंदर में ज्यादा एवापोरेशन होता है। तो जवाब ये है कि समंदर में ज्यादा एवापोरेशन होता है, सीज में ज्यादा एवापोरेशन होता है। अब सीज में ज्यादा एवापोरेशन क्यों होता है, क्योंकि सीज की जो सरफेस एरिया है, पानी का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ग्लास ऑफ वाटर में एवापोरेशन की जो रफ्तार है जो रेट है वो कम होती है और समंदर में रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होती है। तो ये था हमारा एवापोरेशन का पहला फैक्टर सरफेस एरिया। अब जो सेकंड फैक्टर हमारे पास है वो है टेम्परेचर। ये तो आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन की रेट बढ़ती है, ये बात है ना। अब देखो सर्दियों में जो एवापोरेशन है, सर्दियों में एवापोरेशन बहुत कम होती है। अब सर्दियों में एवापोरेशन कम क्यों होती है, क्योंकि वो उस टाइम टेम्परेचर कम होती है। अब टेम्परेचर कम होने से एवापोरेशन भी कम होती है। और आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मियों में एवापोरेशन की जो रेट है वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है आजकल। तो टेम्परेचर का एवापोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होता है इससे। तो जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के आगे मैंने लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन इंक्रीजेस, एवापोरेशन भी ज्यादा होती है। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। ये तो कॉमन सी बात है कि टेम्परेचर को ज्यादा करने से एवापोरेशन भी बढ़ती है और अगर टेम्परेचर हमारे पास कम हो तो एवापोरेशन भी कम होती है हमारे पास। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन क्यों ज्यादा होती है।
मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हमेशा मोशन में रहते हैं। अब जब वो मोशन में रहेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो क्या होते हैं, लिक्विड को छोड़ के गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी लिक्विड का तो बेसिकली हम उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ा रहे होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है उस वाटर मॉलिक्यूल का, उस वाटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। हम उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं। अब ये था हमारे पास टेम्परेचर। जो लास्ट है वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एवापोरेशन पे डिपेंड करता था सरफेस एरिया पे, सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, थर्ड डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O। अब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब क्या इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स है, इनके दरमियान में कोई फोर्स है? हाँ बिल्कुल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। अब सवाल ये कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये बढ़ाने से क्या इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम होता है, आपके ख्याल में? देखो इवेपोरेशन होने के लिए आपने ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इनको अलग करना होता है। अब अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास कम होगा। देखो फिर से सुनो, जब मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो कम होगी। अगर इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ये तो ऐसी बात है ना कि भाई आपने जो दो मॉलिक्यूल है, ऐसे देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है, इवेपोरेशन के लिए आपने इन दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करना है। अब अलग करने के लिए ये डिपेंड करता है कि भाई ये जो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है ना? अगर इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेपर बनने का प्रोसेस है वो कम होगा, इससे हम ज्यादा वेपर नहीं बना सकते। अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इसका मतलब ये है कि हम आसानी से इसकी वेपर बना सकते हैं। तो जो लास्ट हमारे पास है उसमें हमने क्या कहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्लो विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पे दो बातें याद रखें, यहाँ पे दो बातें याद रखें। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्लो विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, स्लो विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो रेट है वो स्लो होता है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो स्लो होता है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना वीक होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इतना ज्यादा होता है। जो लास्ट एग्जांपल मैंने कोट किया आप लोगों के लिए, एग्जांपल वो ये है कि वाटर हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है जो वाटर हमारे पास है पानी, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, और नॉर्मली आप देखते हो कि वाटर से इतना ज्यादा वेपर नहीं बनते हैं, इसकी इवेपोरेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू अल्कोहल, शराब के मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में। अगर आप एक ग्लास अल्कोहल ले लें और एक ग्लास वाटर लें,
और उन दोनों को सेम टेम्परेचर पे एक जगह पे रख कर आप देखेंगे कि जो अल्कोहल है उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा वेपर बनेंगे, उससे ज्यादा वेपर बनेंगे और वाटर से कम वेपर बनेंगे। अब ये क्यों? अब ये क्यों कि अल्कोहल में वेपर ज्यादा बन रहे और वाटर में वेपर कम बनते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स कम बनेंगे। अब जो अल्कोहल हमारे पास है, अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं, इस वजह से उसका जो इवापोरेशन है वो ज्यादा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे।